जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से खान सर का सामान्य विज्ञान का जो बुक है उसका 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू इसमें डाला गया है। टोटल 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, यानी A to Z एग्जामों को इसमें शामिल किया गया है। और उसमें जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक 30 वर्षों तक में से, ठीक है, उस टीईटी की सभी बायोलॉजी के प्रश्न को सभी को हम लोग कवर करेंगे। और प्रश्न को पीवाईक्यू के रूप में होगा और यह पार्ट नंबर 1 होगा, इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट 3 आएगा। इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे और पूरा A to Z टीईटी में समझ लीजिए कि जितने भी सारे अभी तक एग्जाम हुए हैं और जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को हम लोग सोल्यूशन देंगे। इस सभी का पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं? तो फ्री में बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है आप लोग का अध्ययन सागर वाला, क्योंकि सेम नाम से आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा होगा। टेलीग्राम का नाम भी है अध्ययन सागर वाला और अपना यूट्यूब परिवार का भी नाम है अध्ययन सागर वाला। तो सेम नाम से आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग का दिया गया एक एक लाइक, एक एक शेयर हम लोग के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। ये रहा आप लोग का चैप्टर पाचन तंत्र, जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका पहला नंबर प्रश्न है कि भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं को सही क्रम में सजाना है। कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन में सबसे पहला क्या क्या जो है प्रक्रियाएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग भोजन को करते हैं तो उसे कहते हैं अंतग्रहण, यानी भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद उसमें क्या होता है? अवशोषण होता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें पहले पाचन होगा। पहले भोजन को ग्रहण करेंगे तो उसके बाद पाचन होगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे आपको पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर हमारा भोजन पाचन होता है और भोजन को पचने में 3 से 4 घंटा का समय लगता है। इसलिए भोजन को जब भी करना चाहिए तो 3 से 4 घंटा के अंतराल पर करना चाहिए। उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होगा और फिर उसके बाद सभी इस तरीके से अच्छी तरीके से भोजन हम लोग का पच जाएगा। हम लोग को उसमें जितने भी सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन होते हैं वो सभी हम लोग को आवश्यकता अनुसार ब्लड में मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं, जो मलमूत्र के माध्यम से हम लोग शरीर से निष्कासन कर देते हैं और अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालना है, वो सर्जन कहलाता है। क्लियर है? चलिए, ये अगला नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 कि पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो हम लोग को क्षारीय माध्यम में एक्टिव रहता है, क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि क्षार, तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से जितना अधिक होगा उसका पीएच मान क्षार का उतना ही अधिक होगा। ठीक है। उदासीन, तो उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7 होता है, 7 के बराबर होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और लवण, जिसे हम लोग बोलते हैं साल्ट, और ये नमक का होता है। ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो क्षारीय रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, आइए अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो हम लोग के शरीर का जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला यानी लैब जो कहा जाता है उसे यकृत को कहते हैं। किसे बोलते हैं? यकृत को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यकृत से किसका निर्माण होता है? तो पीत का निर्माण। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पीत का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। लेकिन यह जमा कहाँ होता है, यह स्टोर कहाँ होता है? ये पित्ताशय में होता है और पित्ताशय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो गाल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर है अमाशय, तो अमाशय के कितने भागों में बांटा गया है? तो अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3। पहला कौन सा भाग है? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कलर चेंज करके लिख देते हैं। जो पहला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा इसका कलर का जो है चलिए, तो पहला जो भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। दूसरा जो भाग होता है उसे हम लोग फंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडिक। और तीसरा जो भाग होता है उसे हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। तो ये हमारे अमाशय जो होता है वो 3 भागों में बांटा होता है। अमाशय को अंग्रेजी में स्टमक बोलते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग को स्क्रीन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से
पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है। यानी कि हम लोग को भोजन जब करते हैं तो भोजन करने में कौन कौन सा अंग कार्य करता है ये हम लोग देख लिए, लेकिन इसमें वैसे अंगों को ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें हमारा भोजन को पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। हम लोग को ग्रासिका सहायता करता है, मुख गुहा से तो भोजन का पाचन होता ही है सबसे पहले, मलाशय करता है, ग्रासिका करता है तो ऑप्शन ए भी सही है। और बृहद्रांत जिसे हम लोग कहते हैं बड़ी आंत, ये बड़ी आंत हमारा भोजन का पाचन नहीं करता है। और यही पूछा है कि जो पाचन कार्य में शामिल नहीं होता हो, तो बड़ी आंत जिसे हम बृहद्रांत्र बोलते हैं, यह बड़ी आंत हम लोग को भोजन को पचाने में नहीं बल्कि भोजन के साथ जो जल रहता है उस जल को अवशोषण करने का काम कौन करता है, बृहद्रांत्र बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यही ऑप्शन जो गलत है, यानी कि हमारा यही ऑप्शन आंसर के लिए सटीक होगा। ठीक है, चलिए मुख गुहा। तो यहाँ पर मुख गुहा का शब्द आप लोग को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले कि गुहा, बहुत सारे ऐसे वर्ड आप लोग को दिखेगा कि जिसमें गुहा लागल होगा। तो गुहा का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर मुख लागल है, ठीक है, मुख अपलस में गुहा शब्द है। तो गुहा का मतलब क्या होता है, तो गुहा का मतलब होता है बायोलॉजी शब्द में खाली। ठीक है, बायोलॉजी का अर्थ गुहा का अर्थ होता है खाली, और मुख का तो मतलब समझते ही आप लोग कि मुंह होता है। तो बायोलॉजी के ऐसे वर्ड जहाँ पर गुहा शब्द आप लोग को लगे तो हमेशा समझ लेना है कि खाली जगह होगा। तो मुख गुहा मतलब मुख में भी खाली जगह होता है। मुख गुहा में हम लोग को 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि पाई जाती है, ये भी आप लोग को याद रखना है, 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, और वो 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि कौन कौन सा है, तो पहला लाड़ ग्रंथि जो है वो है पैरोटिड लाड़ ग्रंथि। कलर चेंज कर लेते हैं हम पेन का ताकि आप लोग को दिख जाए। ठीक है, तो पहला कौन सा लाड़ ग्रंथि है, तो पहला हम लोग का जो है उसे हम लोग बोलते हैं पैरोटिड, पैरोटिड लाड़ ग्रंथि, पैरोटिड लाड़ ग्रंथि। और ये सांपों में विष का काम करता है, सांप में विष का काम करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, दूसरा सब लिंगुअल भी कह सकते हैं, सब मैंडिबुलर भी कह सकते हैं, सब लिंगुअल लाड़ ग्रंथि। और तीसरा होता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर लाड़ ग्रंथि होता है, सब मैंडिबुलर लाड़ ग्रंथि वो होता है। ये 3 प्रकार के हमारे मुख में लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है। और ये क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से होता है, तो भोजन का पाचन जो होता है, भोजन का पाचन वो मुख गुहा से ही शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है। ठीक है, मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो मुख गुहा में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि भोजन का पाचन तो शुरू होता है कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो भोजन का पाचन शुरू होता है मुख गुहा से, लेकिन मुख गुहा में किसका पाचन होता है, विटामिन का, प्रोटीन्स का या कार्बोहाइड्रेट का, तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्लियर है, चलिए इतना सारा प्रश्न आप लोग को याद रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल कहता है हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ को अवशोषण कौन करता है, तो ये करने का काम करता है छोटी आंत की दीवार। जो भी हमारा भोजन करते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जो भी उसमें से विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं उसको अवशोषण करने का काम छोटी आंत की दीवार करती है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जठर रस में होते हैं, तो जठर रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन एंजाइम, लाइपेस एंजाइम, रेनिन एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध को पचाने का काम करता है, दूध के पचाने में सहायता करता है, दूध को पचाने में सहायता करता है। लाइपेस एंजाइम वसा को पचाने में सहायता करता है, वसा यानी फैट को पचाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइपेस एंजाइम। अब है वसा, तो वसा सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, घी में, तेलीय चीज जितने भी सारे छाने होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग को रेनिन वाला आ ही गया है, तो दूध शब्द आ ही गया है, तो दूध से हम लोग देख लेते हैं कि दूध का उजला रंग किसके कारण होता है, दूध का उजला रंग किसके कारण होता है, ये केसिन के कारण होता है। दूध का उजला रंग केसिन के कारण। वहीं दूध का, गाय का जो पीला रंग होता है दूध के, उसे कैरोटीन के कारण हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता हम लोग किससे मापते हैं? तो दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है, दूध से दही में बदलना, दूध से दही में बदलने वाला वायरस कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस है, ये भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन जो होता है किसका पाचन करता है? तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है। तो प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। ठीक है, वसा का पाचन अभी हम आपको बताए थे कि वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पचाने का कार्य जो करता है वो लाइपेज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल कि किलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? ठीक है, तो किलीफॉर्म जीवाणु जो होता है वो कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये हम लोग को आंत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला नंबर सवाल कहता है नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग एवं उनसे निकलने वाला हार्मोन और स्रावित होने वाले रस को सही से मिलान करना है कि कौन सा अंग से क्या क्या निकलता है। यहाँ पर देखते हैं कि अमाशय से क्या निकलती है। तो अमाशय से हम लोग को निकलती है जठर रस। क्या निकलती है? अमाशय से निकलती है जठर रस निकलती है। यकृत से क्या निकलता है? तो यकृत से पीत का निर्माण होता है। तो यानी कि 1 आ 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पर ए का कितना हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा। इसका अमाशय से निकलेगा जठर रस, यकृत से निकलेगा पीत, अग्नाशय से निकलेगा अग्नाशयी रस, यानी कि इसका हो जाएगा 2 3 और इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा डी का 4 हो जाएगा। यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी में दी गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, अमाशय से निकलता है जठर रस, यकृत से निकलता है पीत रस और जमा कहाँ होता है? तो जमा आपको अभी हम बताए भी किए हैं, पीताशय में जमा होता है जिसे हम लोग गाल ब्लडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाल ब्लडर कहते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयी रस, छोटी आंत से आंतरीय रस निकलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला नंबर सवाल है 10 नंबर कि अग्नाशयी रस होता है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? तो इसका गुण कैसा होता है? तो अग्नाशय जो रस होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। क्योंकि जब भी हम लोग भोजन को करते हैं तो हम लोग को अमाशय से निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो होता है ये अम्ल होता है, खट्टा होता है और भोजन को यह क्षारीय बनाता है, तब जाकर के अंदर अच्छी तरीके से पच पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल है कि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस ग्रहण करके इसको पित्ताशय में जमा करता है? तो हमने अभी देखा कि जो यकृत जो होता है इसे क्या निकलता है? तो पीत रस निकलता है। इस पीत रस को ग्रहण करके, पीत रस को इकट्ठा करके पित्ताशय में जमा करने का काम कौन करता है? तो इसको जमा करने का जो कार्य है वो अमाशय ही करता है। कौन करता है? अमाशय यानी स्टमक करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर आहार नाल का जिक्र आ गया है तो आहार नाल का बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो ये 8 से 10 मीटर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन ए में आपको सेंटीमीटर दे देता है जो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर मीटर वाला देखना है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका जो चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई इसका सेंटीमीटर में मिलेगा जबकि लंबाई इसका मीटर में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर सवाल कहता है हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर सजाना है। तो हम लोग को दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत का अगर प्रकार पूछे कि दांत का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। इस 4 प्रकार में से सबसे पहला कौन सा होता है? तो सबसे पहला जो दांत होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कृंतक बोलते हैं। कृंतक अंग्रेजी में इसी को इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइजर बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम लोग रदनक रदनक या इसी को भेदक भी कहते हैं। रदनक या भेदक कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। तीसरा जो होता है जिसे हम लोग अग्रचवर्णक बोलते हैं। अग्रचवर्णक कहते हैं। अग्रचवर्णक को अंग्रेजी में हम लोग प्री मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री मोलर कहते हैं। और चौथा जो होता है जिसे हम लोग चवर्णक यानी चहुआ बोलते हैं। इसे अक्ल दांत भी कहते हैं और ये होता है अंग्रेजी में
मोलर कहलाता है। ठीक है, बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो ये तीसरा नंबर जो है अग्रचवर्णक जिसे प्री मोलर कहते हैं, ये बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले कृतंक हो जाएगा, रत्नक या भेदक हो जाएगा, अगर चवर्णक का चवर्णक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कृतंक यानी इंसाइजर, रत्नक यानी भेदक यानी कैनाइन, अगर चवर्णक यानी प्री मोलर, ये हो जाएगा इंसाइजर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कैनाइन हो जाएगा, ये आपको पी यानी प्री चवर्णक प्री मोलर हो जाएगा, और ये आपको मोलर यानी एम हो जाएगा। तो इसका सूत्र भी होता है आईसीपीएम बटे आईसीपीएम, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पर दांत, दांत का 4 प्रकार होते हैं, अभी हम आपको बताएं। लेकिन दांत का उजला भाग क्या कहलाता है? दांत का उजला भाग क्या कहलाता है? तो इनामेल कहलाता है। दांत का उजला भाग जो होता है इनामेल कहलाता है। दांत के अंदर जो पीला वाला भाग होता है जिसमें कीड़ा लगने के बाद मसूड़ा फूल जाता है, तो पीला वाला भाग को हम लोग कहते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन कहते हैं। चलिए आइए अगला नंबर सवाल है 13 नंबर कि इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, जिसमें कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो और ऑक्सीजन 6 गो होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि लाल रस या लार का कार्य क्या होता है? तो लार का कार्य ही होता है मंड यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देना। मंड यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि मानव शरीर में क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का मतलब होता है 6 से क्षुद्रांत 6 से छोटी आंत हो जाएगा। 6 से क्षुद्रांत 6 से छोटी आंत हो जाएगा। जबकि बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत। बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा। इसकी लंबाई का अनुपात कितना होता है? छोटी आंत का अनुपात हो जाता है छोटी आंत का 5 अनुपात और बड़ी का हो जाता है 1 अनुपात। तो 5 अनुपात 1 हो जाएगा। नाम छोटा है, काम इसका बड़ा होता है। ठीक है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की अनुपात 5 अनुपात 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। आहार नाल जिसे पाचन नली भी कहा जाता है में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, तो धीरे धीरे खिसिक खिसिक करके, जिसे कहते हैं सिकुड़ सिकुड़ करके जाता है। ठीक है, सिकुड़ सिकुड़ करके, जैसे पाइप में देखिएगा हम लोग पानी को, अगर कोई पानी पटाता था तो बच्चे में हम लोग क्या करते कि पाइप पर चढ़ चढ़ के जो है सो पानी को आगे की ओर ढकेल ढकेल के ले जाते थे। उसी तरह सिकुड़ सिकुड़ करके जाता है, अचानक नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला अगला नंबर सवाल है कि क्षुद्रांत के दीर्घरोम यानी रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है। कि क्षुद्रांत का मतलब होता है कि छोटी आंत के बारे में बताना है कि छोटी आंत की विशेषता जो है वो इनमें से क्या है, छोटी आंत की विशेषता क्या है। ठीक है, तो छोटी आंत की इनमें से हम लोग विशेषता को देखने वाले हैं कि छोटी आंत की इनमें से विशेषता जो है कौन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि छोटी आंत की विशेषता इनमें से कौन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले छोटी आंत में देखेंगे कि इनकी सतह के निकट एक सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, यानी कि छोटी आंत में एकदम बाल की टाइप का पतले पतले नसें पाए जाते हैं जिसमें आरबीसी घूमते रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये इनमें महीन छिद्र यानी कि एकदम पतले पतले छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से नीचे गुजर जाता है। और उसके बाद ये उंगली के समान उभरी हुई, एकदम उंगली के समान निकला हुआ संरचनाएं होती है, और इनकी संख्या हजारों में होती है इस नसों को। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले 3 वाला को चूज किए थे, फिर उसके बाद 4 वाला को और एक वाला को, तो 3 4 1 हो जाएगा। 3 4 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि 3 4 1 कहाँ पर दिया है। चलिए 3 4 1 आप लोग को दिख रहा होगा कि 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर कहता है मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम को सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग को आहार नाल में क्या आता है? मुख्य गुहा आता है, यानी कि मुख आता है। ठीक है, क्या आता है? मुख्य गुहा आता है। उसके बाद ग्रासिका आता है, उसके बाद अमाशय आता है जिसे हम लोग पेट बोलते हैं या स्टमक बोलिए। उसके बाद छोटी आंत आता है, लास्ट में बड़ी आंत आता है। ऑप्शन नंबर ये सही है। आइए अगला नंबर को चैप्टर है आप लोग को इसी में टीईटी के एग्जाम के लिए कि रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर के कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है क्या कहलाता है? तो रुधिर को संवहन करने के लिए, रुधिर को ले जाने के और लाने के लिए कोशिकाओं जो आरंभ होती है और कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लसिका संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? लसिका संवहन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि होती है। तो जब भी हमारे शरीर में संक्रमण होते हैं, किसी भी तरीके से बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करती है, तो ल्यूकोसाइट में वृद्धि देखने को मिलता है। ल्यूकोसाइट में वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का रंग जो होता है, आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। प्लेटलेट्स जो होता है डेंगू बुखार में काफी नीचे गिर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की काफी कमजोरी देखने को मिलता है। एरिथ्रोसाइट जो है वो आरबीसी के ब्लड का ही नाम होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा हिंदी में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्यों? तो घाव पर फिटकिरी लगाने से क्या होता है कि हमारे ब्लड का जो है वो स्कंदित कर देता है, यानी कि जमाने का काम करता है, थक्का बना देती है, जिसके कारण हमारा ब्लड जो कटे हुए चीज स्थान है वहां से बहना रुक जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड में कौन कौन सा तत्व पाए जाते हैं। तो ब्लड में हम लोग को आयरन पाया जाता है, ब्लड में हम लोग का आयरन पाया जाता है, जिसे Fe कहते हैं। इसका परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड को थक्का जमाने में सहायता करता है। तो विटामिन पूछेगा तो आप लोग को क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम। और प्रोटीन पूछेगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हिपैरिन। कौन सा? हिपैरिन ब्लड के ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह जम जाता है, और जिसके कारण हम लोग का कटे हुए स्थान पर ब्लड नहीं बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट में से एक है? तो भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट में से हिमालय आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग को कमेंट्स में बताना है। जियोग्राफी का सवाल है कि आप लोग को ऐसे तो जियोग्राफी का सवाल तो बताना है, आप लोग को बताइएगा पता होगा तो, कि हिमालय का जो निर्माण है कौन महाकल्प में हुआ था। ठीक है। जियोग्राफी भी हम जल्दी लेकर के आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय में कितने चेंबर, कितने कोष्ठक, कितने जैसे वेस्म होते हैं? उसी को कोष्ठक, उसी को चेंबर, उसी को वेस्म बोलते हैं। यानी कि दिल में कितने रूम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होते हैं। कितना होते हैं? 3 होते हैं। हम लोगों में कितना होता है? तो हम लोगों में 4 होता है। मानव में कितना होता है? तो मानव में 4 होते हैं। 2 गो अलिंद होता है, 2 गो नीला, एगो दाया अलिंद, एगो दाया नीला, एगो बाया अलिंद, एगो बाया नीला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मेढक में 3 चेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक व्यक्ति के लाल रुधिर कानों में एंटीजन ए और एंटीजन बी है, तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगा? तो कोई नहीं होगा भाई, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्थानांतरण के लिए प्राप्त होता है? तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो हम लोग को रक्त को जमाने के लिए कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट से। कहाँ से? प्लेटलेट से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। लाल रक्त कण जिसे बोलते हैं आरबीसी बोलते हैं, और इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। और महीना में कभी पूछ लिया जाए तो महीना तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि 120 दिन यानी एक महीना में कितना दिन होता है? 30। तो 30 से भाग कीजिएगा तो 3 चौके 12 यानी 120 दिन हो जाएगा। तो यानी 4 महीना हो जाएगा। तो महीना भी निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। रक्त का वह कौन सा घटक है जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनाने को रोकता है? तो रक्त को थक्का बनाने से, हमारे ब्लड को अंदर जमने से रोकने का काम कौन करता है? तो ये ही हिपैरिन करता है, क्योंकि प्रोटीन के रूप में यह पाया जाता है हमारे ब्लड में, और यह ब्लड को जमने से रोकने का काम करता है। लेकिन जैसे यह हमारे शरीर का कहीं भी हिस्सा कट जाता है तो यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वैसे ही यह जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन यानी मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? तो शिराओं के विषय में इनमें से कौन सा सही है? ये सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसका हम देख लेते हैं कि ए वाला सही है, यहाँ पर बी और सी हो जाएगा। यहाँ पर पता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय, शिराओं का मतलब होता है नस, शिरा का मतलब क्या होता है? नस होता है। तो सभी शिराएं, यहाँ पर देखते हैं शिराओं की दीवार पतली होती है, ये भी सही है। आगे यहाँ पर कहता है कि शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों तक की ओर ले जाता है, हृदय से अंगों तक ले जाता है। तो नस का हमारा काम यही होता है, नस हमारा पतला होता है। महाधमनी जो होता है,
महाधमनी, इसका नसें काफी मोटा होता है जो डायरेक्ट यह हृदय से जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन सीरा जो होता है ये पतला होता है, इससे भी पतला केशिका होता है जो हम लोग को आंख का नस होता है। ये महाधमनी जो होता है काफी मोटा होता है, लेकिन सीरा का दीवार काफी पतला होता है। इसमें वाल्व लगे होते हैं। सीरा रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, कहाँ से लेकर? हृदय से। तो बी एवं सी इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला 10 नंबर सवाल है कि आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य का जो हृदय है वो एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल है कि एक पुरुष जिसका रक्त ग्रुप ओ है और एक रक्त ग्रुप ए समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना क्या होगा? तो 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये 50% ओ ग्रुप वाला होगा या ना तो 50% ए ग्रुप, मतलब दोनों का जो है 50-50 चांस रहेगा। आइए अगला 12 नंबर सवाल है कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में क्या देखने को मिलता है? तो वृद्धि देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव कितने हैं आप लोग को कमेंट्स में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के संघटक धातु कौन सा है? तो धातु है हमारा आयरन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जिसे Fe बोलते हैं। ये जिंक का संकेत हो जाएगा, जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा, संकेत एल होता है। कॉपर का 29 होता है परमाणु संख्या, और संकेत इसका Cu होता है। कॉपर को ही हम लोग तांबा कहते हैं। अगला 14 नंबर सवाल है कि विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कती है। तो जब कोई भी व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका हृदय जो धड़कन होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त में उपस्थित डैश के कारण रक्त का थक्का बनता है। तो रक्त में थक्का जमने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा पट्टिकाणु। क्या हो जाएगा? पट्टिकाणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वेत रक्तकण जिसे बोलते हैं WBC, इसका जीवन काल 12 से लेकर के 20 दिन होता है, ठीक है। लाल रक्तकण जिसका जीवन काल जो होता है RBC बोलते हैं, और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन के कारण यह लाल होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी इसका ही सही हो जाएगा। WBC जो होता है हमें जीवाणु से, हमें संक्रमण से बचाता है, हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। लाल रक्तकण जिसके RBC कहते हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं जिसे RBC कहते हैं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है। वयस्कों में इनका निर्माण डैश में होता है। तो जो वयस्क मानव होते हैं यानी हम लोग हो गए, तो हम लोग को जो लाल रक्तकण का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा कहाँ होता है? तो जो भी लोग मुर्गा जो है और खस्सी खाते होंगे, ठीक है, मीट खाते होंगे, तो देखिएगा हड्डी होती है और हड्डी के बीच में देखिएगा आप लोग की कैल्शियम पाया जाता होगा, ठीक है। और वहीं पर जो है वो जालीनुमा रचना पाई जाती होगी वही हड्डी के बीच में, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। मज्जा का मतलब क्या होता है? गुहा, और गुहा का मतलब क्या होता है? खाली जगह। तो वहीं पर हड्डी के बीचों बीच जो होता है पाया जाता है। आप लोग मीट खाते होंगे तो देखिएगा हड्डी को चबाते होंगे तो वहाँ पर अंदर देखिएगा कि लाल लाल टाइप का एकदम मच्छरदानी टाइप का जालीनुमा रचना पाई जाती है, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। वहीं पर RBC का निर्माण होता है, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स का। लेकिन जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका निर्माण जो होता है वो यकृत यानी कि लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? तो उसका निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है। ये भी आप याद रखना है कि भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है ब्लड का निर्माण? तो लीवर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है श्वसन तंत्र से, तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। एक सीरीज और आ जाएगा, उसके बाद इसका जैसे ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग को लेकर के आएंगे कि रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना है आप लोग को, जो भी फीडबैक होगा मन में, ठीक है। तो चले, थैंक यू, जय हिंद।